नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का प्रारूप प्रस्तुत किया। डेफ एक्सपो में मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया गया। राज्य सरकार के मंत्री को हटाने को लेकर राज्यपाल और केरल सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक रबी विपणन सीजन 2023-24 में किसान सरसों और मसूर की खेती को प्राथमिकता देंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपने पुनर्वर्गीकरण के बाद अगले 3 वर्षों तक सभी गैर कर लाभों का फायदा उठाना जारी रख सकते हैं। और इस अंक में बात होगी वैश्विक भुखमरी सूचकांक रैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का प्रारूप प्रस्तुत किया। एनसीआरएफ एक समावेशी अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। इसका लक्ष्य स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक एकीकृत क्रेडिट संचय करना है। फिर यहां से सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के लिए तथा स्कूल से उच्चतर शिक्षा के लिए इसे हस्तांतरित किया जाएगा। ये क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इकट्ठा किया जाएगा। बाद में इसका शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 4 क्षेत्रों में एनसीआरएफ के विकास की सिफारिश की है। ये 4 क्षेत्र हैं: स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा। एनसीआरएफ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि छात्रों के लिए ये फ्रेमवर्क मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कामकाज के विकल्पों के प्रावधान के माध्यम से अध्ययन या कोर्स की अवधि में लचीलापन सुनिश्चित करेगा। संस्थानों के लिए ये बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकरण लाएगा। इसके अलावा उद्योगों के लिए मौजूदा कर्मचारियों का फिर से कौशल विकास और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करेगा। ये छात्रों को उद्योग द्वारा विकसित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा अनुमोदित बुनियादी कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इससे छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। डेफ एक्सपो में मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया गया। मिशन डेफ स्पेस का उद्देश्य उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है। साथ ही रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत 101 मदों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की भी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और मिशन डेफ स्पेस की बात करें तो अंतरिक्ष और इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कई संधियां मौजूद हैं, लेकिन अंतरिक्ष संबंधी परिसंपत्तियों के समक्ष कई चुनौतियां और खतरे भी मौजूद हैं। अमेरिका की स्पेस फोर्स और चीन जैसे देश समर्पित सैन्य अंतरिक्ष संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं। मिशन डेफ स्पेस के तहत सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान प्राप्त करने के लिए ऐसी 75 चुनौतियों की पहचान की गई है, जिनमें प्रक्षेपण प्रणाली और उपग्रह आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत उदार अंतरिक्ष कूटनीति, काउंटर स्पेस सिस्टम और अपनी अंतरिक्ष संबंधी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रहा है। भारत ने दक्षिण एशिया उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इसका उद्देश्य भारत के 6 पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय संचार को बढ़ावा देना और आपदा सहयोग संपर्क में सुधार करना है। अगले वर्ष तक आसियान देश रियल टाइम आधार पर भारत के उपग्रहों से डेटा प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष 2019 में भारत ने मिशन शक्ति नाम से एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में ही भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने भी परिचालन शुरू कर दिया था। ये एजेंसी अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र से संबंधित है। और आइए अब उन संधियों के इतिहास पर बात करते हैं जिन्हें अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए लाया गया था। 1960 के दशक में ऐसी ही कुछ संधियां आईं। 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लाई गई। इस संधि का औपचारिक नाम वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध संधि है। उसके बाद 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि आई। इस संधि का औपचारिक नाम चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को शासित करने वाले सिद्धांतों पर संधि है। इसके बाद 1968 में बचाव समझौता आया। इस संधि का औपचारिक नाम अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की वापसी पर समझौता है।
उसके बाद 1970 के दशक में 1971 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन इंटेलसैट से संबंधित समझौता किया गया। 1972 में लायबिलिटी कन्वेंशन यानी स्पेस ऑब्जेक्ट से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय लाया गया। फिर उसके बाद 1975 में रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स के पंजीकरण पर अभिसमय लाया गया। 1989 में मून एग्रीमेंट या चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राज्यों की गतिविधियों को शासित करने वाला समझौता आया और अब तक इनके द्वारा ही अंतरिक्ष और उसके क्षेत्र को शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा रहा है। अगली खबर केंद्र राज्य के विधायी संबंधों पर आधारित है। राज्य सरकार के मंत्री को हटाने को लेकर राज्यपाल और केरल सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केरल के राज्यपाल ने कहा है कि व्यक्तिगत मंत्रियों के बयान जो राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करते हैं या उन पर कार्रवाई की जा सकती है, इसमें प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के तहत मंत्री को बर्खास्त करना भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत और न्यायिक निर्णय की बात करें तो राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। हालांकि ये सभी उदाहरण एक संवैधानिक स्थिति से संबंधित थे जिसमें सत्तारूढ़ सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है। ऐसा एक मामला था शमशेर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1974। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया था कि राज्यपाल केवल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करेंगे। दूसरा मामला था महावीर प्रसाद बनाम प्रफुल्ल चंद्र 1969। इस मामले का संबंध अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की प्रकृति से है। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद 164(2) के उपबंधों के अधीन है और 164(2) ये कहता है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मंत्री परिषद का रोल अहम हो जाता है और इस तरह से राज्यपाल द्वारा प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के तहत किसी मंत्री को बर्खास्त करना विधानसभा में मंत्रिमंडल द्वारा बहुमत के लोप के संगत होना चाहिए। नवाब रेबिया बनाम विधानसभा उपाध्यक्ष और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के तहत राज्यपाल को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं दी गई है जिसका वो स्वयं निर्वहन कर सकें। अगली खबर कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक रबी विपणन सीजन 2023-24 में किसान सरसों और मसूर की खेती को प्राथमिकता देंगे। विशेषज्ञों के इस अनुमान का कारण ये है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अनुमति प्रदान की है। रेपसीड और सरसों के लिए मौजूदा एमएसपी पर रिटर्न की दर सर्वाधिक 104% है। इसके बाद गेहूं के लिए रिटर्न दर 100% और मसूर के लिए 85% है। ये कदम गेहूं की जगह अन्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समर्थन प्रणाली है। ये किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान अपने उत्पादों के लिए एक गारंटीकृत मूल्य और आश्वासित बाजार सुनिश्चित कर सकते हैं। एमएसपी वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बाद इसे घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि सीएसीपी एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय बजट 2018-19 के मुताबिक एमएसपी उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया जाता है। वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है और इनमें शामिल है 7 अनाज जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 तरह की दालें जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर शामिल हैं। 7 तरह के तिलहन जिसमें मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड शामिल हैं और 4 व्यावसायिक फसलें जिसमें खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा पटसन शामिल है। अगली खबर एमएसएमई क्षेत्र से है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपने पुनर्वर्गीकरण के बाद अगले 3 वर्षों तक सभी गैर कर लाभों का फायदा उठाना जारी रख सकते हैं। इससे पहले एक उद्यम को पुनर्वर्गीकरण की तारीख से केवल 1 वर्ष तक ही गैर कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति थी। पुनर्वर्गीकरण संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश,
अथवा टर्नओवर या दोनों के स्तरों पर होता है। एमएसएमईज के वर्गीकरण का ये संयुक्त मानदंड वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसने वर्ष 2006 के मानदंड का स्थान लिया था। मानदंड में जो परिवर्तन थे उसमें एमएसएमईज के लिए निवेश संबंधी सीमा को संशोधित करके बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा टर्नओवर को मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को हटा दिया गया है। गैर कर लाभों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ शामिल हैं। इनमें सार्वजनिक खरीद नीति, देर से भुगतान आदि शामिल हैं। एमएसएमई क्षेत्र एक मजबूत क्षेत्र है। ये भारत के सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करता है। भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40% है। एमएसएमई क्षेत्र को इस बात का भय रहता है कि यदि वे उनके निर्धारित आर्थिक आकार से ज्यादा बढ़ते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाएंगे और इसीलिए एमएसएमईज अपना विस्तार करने की बजाय निर्धारित आर्थिक आकार के तहत ही अपने परिचालन को प्राथमिकता देते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में बड़े व्यवसायों को जायंट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ड्वार्फ के रूप में वर्णित किया गया है। एमएसएमईज के लिए सरकार ने कई पहलें आरंभ की हैं, जिसमें शामिल है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और एमएसएमई समाधान आदि। संयुक्त मानदंड निवेश और वार्षिक टर्नओवर की बात करें, अब नए मानदंडों के तहत सूक्ष्म उद्यम उसे कहा जाएगा जिसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए या फिर इससे ज्यादा हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। वहीं लघु उद्योग तब कहा जाएगा जब निवेश 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इसके अलावा मध्यम उद्यम तब कहा जाएगा जब निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और आइए अब बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक रैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लगातार दूसरे वर्ष दूसरी बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया है। वर्ष 2022 में सूचकांक में भारत को 121 देशों में 107वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है, और वेल्ट हंगर हिल्फे, जो कि जर्मनी का निजी सहायता संगठन है, ये दोनों मिलकर प्रकाशित करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतकों का उपयोग करके की जाती है। ये संकेतक हैं अल्पपोषण, बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। रैंकिंग से जुड़ी समस्याएं ये हैं कि संकेतक पूरी तरह से आबादी के स्वास्थ्य को नहीं दर्शाते। अल्पपोषित आबादी के अनुपात का संकेतक अनुमान दरअसल केवल 3000 प्रतिभागियों के बहुत छोटे नमूने पर किए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है। बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और बाल मृत्यु दर संकेतक भुखमरी के अलावा पेयजल, स्वच्छता, आनुवंशिकता, पर्यावरण और भोजन के उपयोग जैसे विभिन्न अन्य कारकों के जटिल संयोग के परिणाम हो सकते हैं। बच्चों के मुख्य रूप से स्वास्थ्य संकेतक से संबंधित संकेतकों के आधार पर भुखमरी की गणना करना न तो वैज्ञानिक है और न ही तर्कसंगत। इसके अलावा सर्वेक्षण की पद्धति से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश की आबादी में भुखमरी की गणना करने के लिए 4 में से 3 बाल विशेष संकेतकों का उपयोग करता है, इसलिए इसका डेटा पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानों का प्रयोग करता है। ये अनुमान खाद्य सुरक्षा अनुभव पैमाना सर्वेक्षण मॉड्यूल पर आधारित है। इसमें केवल 3000 प्रतिभागियों का एक छोटा सा सैंपल साइज होता है और इसीलिए मंत्रालय ने इसके तथ्यों को खारिज किया है और इस पर आपत्ति जताई है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पूर्व न्याय या प्रान्याय का सिद्धांत, रेस जुडिकेटा। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत न केवल अलग अलग पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में बल्कि उन्हीं कार्रवाइयों के बाद के चरणों में भी लागू हो सकता है। पूर्व न्याय से मतलब है किसी निर्णीत मामले से। इस सिद्धांत के मुताबिक एक बार गुण दोष के आधार पर निर्णय दिए जाने के बाद कार्रवाई का कारण के आधार पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देता है, साथ ही पक्षकारों को एक ही मामले के कारण 2 बार परेशान होने से बचाता है। इसे सिविल प्रोसीजर कोड यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है। अगला है ई गवर्नमेंट सर्वे 2022। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने ई गवर्नमेंट सर्वे 2022 द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट को जारी किया है। ये सभी 193 सदस्य देशों में डिजिटल सरकार के परिदृश्य का आकलन करता है। इसके मुताबिक भारत ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 105वें और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में
61वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में भारत की रैंक ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 100वीं और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 29वीं थी। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और जापान ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर है। अगला टॉपिक है 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति। अमेरिका और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया था। चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। चीन ने पिछले 4 महीने में चौथी बार ऐसा किया है। इस प्रस्ताव को यूएनएससी की 1267वीं अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्तुत किया गया था। इस समिति का गठन वर्ष 1999 में यूएनएससी के संकल्प 1267 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य तालिबान पर सीमित हवाई निषेध यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना और उसकी संपत्ति को फ्रीज करना था। ये समिति अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, अलकायदा और इनसे संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के मामलों को भी देखती है। हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कॉन्क्लेव की थीम है हिंद महासागर में चुनौतियां, अवसर और सहयोग। इस मंच को IOR प्लस नाम दिया गया है क्योंकि इस कॉन्क्लेव का विचार साझा जिम्मेदारी और समृद्धि है। IOR प्लस कॉन्क्लेव में शामिल पहलुओं में रक्षा उद्योग सहयोग, मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्ड की उपलब्धता, यात्रा संबंधी मरम्मत कार्य, पोत डिजाइन और पोत निर्माण आदि शामिल हैं। और आइए बात करते हैं भारत और चीन के व्यापार के बारे में। भारत के साथ चीन का कुल व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। दोनों देशों के बीच 2000 के दशक की शुरुआत से व्यापार संबंधों में तेजी दर्ज की गई है। इसका कारण भारत द्वारा बड़े पैमाने पर चीनी मशीनरी और अन्य उपकरणों का आयात है। एंडोसल्फान। केरल सरकार ने एंडोसल्फान से पीड़ित लोगों के लिए विशेषज्ञ उपचार, विशेष चिकित्सा शिविर और डे केयर केंद्रों पर अधिक स्पष्टता का आश्वासन दिया है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित एक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। भारत में इस रसायन का उपयोग कर्नाटक और केरल राज्यों में किया जाता था। इसका काजू, रबर, नारियल आदि फसलों को कीटों और घुन से बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। ये एक जैव संचयक है। ये मानव आनुवांशिकी और अंतःस्रावी तंत्रों पर खतरनाक प्रभाव डालता है। वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से संपूर्ण भारत में इसका निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात प्रतिबंधित है। गिद्धों का संरक्षण। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से इन 6 प्रजातियों का भारत में ही पर्यावास है। सफेद पुट्ठे वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, दाढ़ी वाला गिद्ध और इजिप्शियन गिद्ध भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा 3 प्रजातियां प्रवासी हैं, खाकी रंग वाला गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयन गिद्ध। इन्हें प्रकृति के सबसे कुशल अपशिष्ट शमनकारी पक्षी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनके समक्ष काफी खतरे हैं, जैसे कि इनका टकराव हो जाता है। इसके अलावा विद्युत करंट से इनकी मृत्यु हो जाती है। अनजाने में ये किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं या फिर कई बार डाइक्लोफेनेक दवा से उपचारित पशुओं के शव को खाने से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। गिद्धों के संरक्षण के लिए कई पहलें की गई, जैसे कि भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 2025, विविध राज्यों द्वारा गिद्ध रेस्तरां की अवधारणा। इसमें स्थानीय आबादी को गिद्धों के लिए भोजन के रूप में मृत जानवरों और मवेशियों को लाने की अनुमति दी जाती है। अगला टॉपिक है आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(c). उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(c) के तहत कर छूट का दावा नहीं कर सकते। ये धारा केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही संचालित विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान द्वारा अर्जित आय को कर से छूट प्रदान करती है। लाभ के उद्देश्य से संचालित संस्थाओं को ये छूट नहीं मिल सकती। अगला है इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022। इस कार्यक्रम का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय गुजरात के राजकोट में कर रहा है।
ये कार्यक्रम सभी हितधारकों को अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये मंच देश के अलग अलग भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अनेक प्रकार के आवास निर्माण में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकियों पर विचार विमर्श के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इसके प्रमुख घटकों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी शामिल है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को फ्रांस की एक वैश्विक नवीन तकनीक के उपयोग से विकसित किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम टनल फॉर्म वर्क का उपयोग करके मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण है। इसके अलावा ये तकनीक तेजी से निर्माण, स्थायित्व और कम रखरखाव सुनिश्चित करती है। साथ ही संसाधन के तौर पर सुलभ और आपदा की स्थिति के अनुकूल भी है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को 31 अक्टूबर 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत मानसिक बीमारी के लिए भी बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश दिया है। समानता और गैर भेदभाव के अधिकार के हिस्से के रूप में MHC एक्ट 2017 की धारा 21(4) ये उल्लेख करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के उपचार के लिए उसी आधार पर चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा जो शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए उपलब्ध है। ये कदम मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। वे इसे कलंक नहीं मान रहे हैं। यही कारण है कि मानसिक चिकित्सा सहायता के इच्छुक लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और इस संदर्भ में भी ये कदम सराहनीय हो जाता है। यूक्रेन के लोगों को सखारोव पुरस्कार 2022। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ प्रदान करता है। ये विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मानवाधिकार कार्यों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम दिवंगत सोवियत विरोधी आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके द्वारा मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको, जो कि सोवियत मानवाधिकार प्रचारक थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।